जब पानी की बौछार होने वाली थी तब वो फरार हो गए थे। पैसा किस किस ने उठाया सर? बच्चे बताते हैं कि सर हमारा 50 लाख से 1 करोड़ तक का सौदा हुआ है सभी का। कभी चाचा चले जाते हैं, आरजेडी से मिल जाते हैं, कभी कोई कहीं चला जाता है। वैनिटी वैन को लेकर आपके जो वैनिटी वैन के ड्राइवर है उन्होंने कहा था कि ये तो बीजेपी की गाड़ी है, और आप कह रहे हैं कि ये वैनिटी वैन हमारी है। वहाँ से उनको कंडीशनल बेल दिया जा रहा था। ओके। तो प्रशांत जी बोले कि नहीं हमको चाहिए कंडीशनल बेल, आप हमको जेल भेज दो। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं अभिलाषा और अभी हम जनसुराज के पार्टी ऑफिस में हैं। यहाँ के जनसुराज के कोर टीम मेंबर में के हमारे साथ, क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जनसुराज जिस तरीके से बीपीएससी मुद्दे पर स्टूडेंट्स के साथ है, बट जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो बच्चों का आंदोलन है उसको साथ ना देकर आपने इसे राजनीतिक आंदोलन एक बना दिया है, ऐसे जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं आप पर, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? थोड़ा उससे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बोल रहे हैं कि हम छात्र के मुद्दों पे हम राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आए? जब छात्र आगे आए तो उनको आप डंडों से पीट करके उनको आप इस बात को दबाना चाहा। कैसे आप बोल सकते हैं कि छात्र के आंदोलन को आपने सहयोग किया है? सहयोग तब माना जाता है कि कोई पार्टी उनके साथ आ करके बात करती, या मुख्यमंत्री बात करते उनसे, या बीपीएससी के डायरेक्टर आकर के बात करते उनसे, तब हम मानते हैं कि उनको सहयोग किया जा रहा है। जहाँ भी अपनी बातों को रखने गए वहाँ पे उनको डंडों से पीट करके पानी के बौछार से उस ठंडी की रात में अब समझिए कि क्या बीत रहा होगा जिनके ऊपर ठंडे पानी डाल करके। बौछार हुई थी सर, उस दिन तो प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे थे, और जब पानी की बौछार होने वाली थी तब वो फरार हो गए थे। गलत मैसेज है कि गलत मैसेज तो है। यही है ना। अभी वो मैसेज क्लियर हो गया है कि वो फरार क्यों होंगे? फरार होते तो अभी जो आप देख रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, आज 7वां दिन है उनके आमरण अनशन का, वो आईसीयू में होते हुए भी अभी तक न दवाई ले रहे हैं, न खाना ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, जबकि उनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, नहीं ले रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्ती उनको आईवी ड्रॉप वगैरह चढ़ाया जा रहा है, और मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं बच्चों के बात को, तब तक हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो इसमें राजनीति कहाँ? अपनी जान को उन्होंने दांव पे लगाकर कोई राजनीति नहीं होती है। अपने जान को दांव पे उन्होंने लगाया है इसलिए कि बच्चों की बात को ये दमनकारी सरकार जो लाठी डंडों की बात करती है, वो उनको झुकाने के लिए कि आप बच्चों की बात मानिए, हमारी बात मत मानिए। आपको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, आप बच्चों से बात कीजिए। वो तो ये नहीं बोल रहे कि आप हमसे बात कीजिए, हमारे नाम को लेके आइए। वो कहीं भी अपनी बातों को नहीं रखते कि हम जनसुराज की ये काम कर रहा है। उन्होंने बोला कि जनसुराज या हम उन बच्चों का साथ दे रहे हैं जो सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप देख लीजिए, घर में बैठ करके तेजस्वी जी आग सेक रहे हैं, और वहाँ से अपने इस जो आग में झुलस रहे हैं ये बच्चे, उस पर अपने हाथ को सेक के और फोटो वायरल कर रहे हैं कि हम आग सेक रहे हैं घर में माता जी के साथ बैठ करके। उनको अगर जो लग रहा है कि ये जनसुराज राजनीति कर रही है, तो आप उनका साथ दे दीजिए, उनकी बात को मान लीजिए, खत्म कर दीजिए जनसुराज की राजनीति को, वहीं पे खत्म हो जाएगा, बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। आप तो जानबूझ करके उस बात को दबाना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतने पैसे उठ गए हैं कि वो आप अभी पचा नहीं सकते हैं। इसलिए आप एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं, हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं। क्यों? अगर जो आप बोलते हैं कि गलती नहीं हुआ है, तो आपने री एग्ज़ाम एक सेंटर का क्यों लिया? वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ तभी तो आपने री एग्ज़ाम लिया उसका। जब आपने री एग्ज़ाम लिया है और पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों के प्रश्न पत्र में अंतर है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे दोनों को? एक हो सकता है हार्ड हो, एक हो सकता है कि सॉफ्ट हो, हल्का प्रश्न हो, तो आप दोनों बच्चों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बीपीएससी का स्केलिंग करेंगे अब। कुछ न कुछ तो आप उसमें तो नुकसान बच्चों का हो रहा है ना। जो टैलेंटेड बच्चे होंगे स्केलिंग में छट जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो ये समझने की बात है कि अगर उन्होंने इतना पैसा उठा लिया है इसके ऊपर में कि वो एकदम अड़ गए हैं कि नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि गड़बड़ हुआ है। और तो ये पैसा किस ने उठाया सर? तो एक पूरा सिस्टम बच्चे बताते हैं कि सर हमारा 50 लाख से 1 करोड़ तक का सौदा हुआ है सभी का, इसलिए हमारे इसको नहीं उठाया जा रहा है, हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है। इवन इन्होंने बोला कि आप हमारी बात को मत मानिए,
सिर्फ मिल लीजिए एक बार। ये भी अंतिम हमने वो दिया कि आप बच्चों के प्रतिनिधित्व मंडल से मिल लीजिए। आप हमारी बात को मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, मिल लीजिए, हम अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे। अब मिलने के लिए भी तैयार नहीं है तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है ये। सर आपकी जो पीसी जो प्रशांत किशोर ने की थी, जो जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन हुआ था, उसके नेक्स्ट दिन प्रशांत किशोर जी ने एक पीसी की थी जिसमें छात्रों का एक डेलीगेट मिलने गया था जी। तो उस डेलीगेशन में क्या क्या बातचीत हुई, क्या कुछ सामने रखा गया, उसको थोड़ा आप बता देते। देखिए इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है। मैं भी था वहाँ पे, बच्चों को लेकर के गया था वहाँ चीफ सेक्रेटरी के पास। उन्होंने अपनी बातों को रखा वहाँ पे, 4-5 बातें ही रखी उसमें। उन्होंने लेटर दिया उनको कि आप री एग्ज़ाम करवा दीजिए। पहला, जितने बच्चों के ऊपर में केस हुआ है उस केस को वापस ले लीजिए। जो हमारा सोनू जो फांसी लगा के डेथ किया है, मरा है, उसको आप एक मुआवजा दे दीजिए। और यही छोटी छोटी बातें रख के, जो कि सरकार के लिए कोई भारी चीज़ नहीं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी को नौकरी दे दीजिए, किसी को आप पैसा दे दीजिए या ये कर दीजिए, हमको चुन लीजिए, ऐसे ही। और उन्होंने वो लेटर दे करके आया और बोला कि आप इसको, आपको उनको भी समय दिया गया कि 2 दिन आप इस पर विचार कर लीजिए, जो हो हम लोग को इसमें से बता दीजिए, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से अपने आंदोलन को। अभी तक उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया है। आप लेटर का जवाब नहीं दे रहे हैं, डेलीगेट्स को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं, आप उसका कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या समझा जाए इसमें। अब तो एक ही है कि हमको आंदोलन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है राजनीति करने का, बताइए। अगर जो ये बात को मान ले, राजनीति खत्म, जनस्वराज का आप जो बोल रहे हैं कि जनस्वराज राजनीति कर रही है, आप इनकी बातों को मिल लीजिए ना। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको हमारी बात को मान लीजिए, आप मिलने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। मिल लीजिए उस डेलीगेट से, या 10 लोगों की जो टीम है विद्या, हमसे मत मिलिए। सर आप डेलीगेशन बना के जो छात्रों से मिल रहे हैं, छात्र हित में जो बात कर रहे हैं, छात्रों के लिए आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन एक जो बापू सभागार में, सॉरी बापू सेंटर में, परीक्षा सेंटर में जो हुआ, उसमें एक इन्विजिलेटर की भी उस दिन मौत हुई थी। उनका नाम था राम इकबाल सिंह जी। उनके बेटे, उनके भतीजे जो है वो प्रशांत किशोर से मिलना चाहते थे, मिले भी, हाथ भी मिलाए, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी, उनकी बातों को क्यों नहीं रखा। क्या बात थी उनकी? मैं बोलना चाहती हूँ सर कि जो राम इकबाल सिंह थे, इन्विजिलेटर बापू सेंटर में, माफ कीजिएगा, वो सीसीटीवी फुटेज में, जो बीपीएससी की जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें वो 12 साढ़े 12 बजे तक पेपर बांट रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल का कहना है, जो वहाँ के डॉक्टर है, सेंट्रल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 11 बजे डेड बॉडी हमारे यहाँ आई थी। डीएम साहब ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब हॉस्पिटल में हम राम इकबाल सिंह को एम्बुलेंस में करके ले जा रहे थे, उस समय बच्चे वहाँ पास आ गए, भगदड़ मच गई, इसीलिए मैंने उत्तेजना में आके उन्हें थप्पड़ मार दिया, क्योंकि हमारे इन्विजिलेटर को नहीं ले जाने दिया जा रहा था, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। तो ये किस तरह का प्रपंच है सर, समझ नहीं आ रहा है। जो उसका फैमिली मेंबर है वो बोल रहा है कि 11 बजे मर गए हैं, वो और बच्चा 1 बजे पहुंचा है, और जो पेपर लीक का मामला हुआ बापू सेंटर में, वो 2 बजे हुआ, 2 बजे के आसपास डीएम साहब ने उन्हें थप्पड़ मारा। तो ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब प्रशांत किशोर के पास वो बच्चा लेके आता है अपनी समस्या, तो प्रशांत किशोर जी उसे सुन के अनसुना कर देते हैं। नहीं, अनसुना नहीं किया है उन्होंने, हम भी थे वहाँ पे, वो आया था बच्चा, उनके पिताजी, सब कुछ उन्होंने दिया है वहाँ पे। उसके ऊपर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं उसके ऊपर, जबकि ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। लेकिन वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं करता। नहीं, अभी इसलिए नहीं कर पाए, नहीं सुना है। प्रशांत जी ने बुलाया, उनसे मिला, बात किया, सारे डॉक्यूमेंट लिया है उन्होंने, हमारे लीगल टीम को दिया गया है। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि ये इधर जो भगदड़ हो जाने के कारण, यूपीएससी का जो हम लोग वहाँ पे हो गए, उसकी इस कारण हम उस मुद्दे पे अभी हम लोग काम नहीं कर पाए। लेकिन लीगल टीम हमारी देख रही है, टोटल चीज़ दिखा रहा है कि गड़बड़ी है यहाँ पे, और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का जान लेना भी उनके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है इस चीज़ में। तो वो देखते हैं कितने दिन तक छुपाते हैं। कानून से बड़ा तो नहीं हो सकते हैं ना, कोई भी सरकार भी कानून से बड़ा नहीं हो सकती। तो आपने उस बच्चे से फिर मुलाकात की इस मामले की? हाँ, उन्होंने लिया हुआ है जांच पड़ताल के लिए। नहीं, जांच पड़ताल तो हम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लीगल में जा सकते हैं, हैं। लीगल में जा रहे हैं कि जांच पड़ताल करें, नहीं तो फिर हम इसको कोर्ट में हम लोग लेकर के जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अगर जो एफआईआर नहीं करेंगे उस ढंग से, हमारी जांच नहीं करेंगे, तो एक ही उपाय बचता है हम लोग के पास, कोर्ट के शरण में जाना। जैसे हम बीपीएससी के छात्रों के एग्जाम को हम लोग कोर्ट में लेके गए, उसी तरह हम उस मैटर को भी लेके जा रहे हैं।
वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि गलती हुआ है, गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है, किसी निर्दोष का जान लिया गया है कुछ छुपाने के लिए। ओके। और जब 4 बजे के आसपास प्रशांत किशोर को डिटेन किया जा रहा था तो उस समय क्या माहौल था? क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि जो फीमेल पुलिस थी वो नहीं थी वहाँ पर उपस्थित, मेल पुलिस के द्वारा, मेल प्रशासन के द्वारा उन्हें थप्पड़ मार दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया या फिर खींचा गया। तो ये सब क्या मामला था वहाँ पर? देखिए, प्रशासन इतनी डर गई है क्योंकि उसके पहले शाम को जिस दिन सुबह में 4 बजे पूरा उठाया वो गया, थोड़ा सा एनालाइसिस मैं था, कर मैं उनके दीजिए बगल क्योंकि में था। हाँ, क्योंकि उतना फुटेज नहीं आया है, क्योंकि सुबह 4 बजे की घटना थी, मीडिया भी वहाँ पर नहीं थे, तो उतना घटना सामने खुल के नहीं आया। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको बहुत ही विस्तार से बताएं थोड़ा। मैं बता दे रहा हूँ कि शाम में उसके एक दिन पहले की घटना से बताता हूँ। मैं शाम में करीब 8 से 10 हज़ार लोग आए थे और दूसरे दिन कम से कम 25,000 लोग आने थे। जिस दिन घटना हुई सुबह में, उस दिन हमारा था कि कम से कम 25,000 लोग आ रहे हैं और डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को ये लग गया कि हमने तो छोड़ दिया था कि अपने आप ही लोग थक करके छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। ठंडा में कहाँ पे उतना प्रशांत किशोर सोने वाले हैं उधर। लेकिन जब मीडिया के सामने ही वहीं पे सो रहे, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो उनको डर हो गया दूसरे दिन से कि आज 10,000 लोग आ गए और कल का उनको भी इंटेलिजेंस से पता चल ही रहा होगा कि अब कल के स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। तो जब उन्होंने ये देखा तो मैं उनके बगल में ही था, बैठा हुआ था उस समय जब प्रशासन आई। सभी जो आंदोलनकारी लोग सो रहे थे उनको लात से मारना शुरू कर दिया, उठो उठो भागो यहाँ से। प्रशासन के द्वारा हाँ हाँ, उसका फुटेज हमारे पास है, आपको अच्छा। चाहिए होगा तो हम आपको दे देंगे। पूरा जो हमारी मीडिया है, हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनके पास है, हमारे पास वो लात से मार मार के उनको पहले भगाना शुरू किया। फिर प्रशांत जी के पास आए तो हम लोग 10 लोग उधर बैठे हुए थे, सबको खींचना उचना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब इस तरह से व्यवहार किया। थप्पड़ वगैरह लगी थी क्या? अब थप्पड़ तो नहीं मारा है उन्होंने, वो बगल में जो एक लड़का था उसको वो पकड़े हुए था प्रशांत जी को, तो उनको छुड़ाने के लिए उसने वो किया, उसको तो हो सकता है प्रशांत जी को लग गया। प्रशांत जी को तो उन्होंने नहीं, ऐसा मारना होता तो एक थप्पड़ या कई थप्पड़ मार सकता था अगर जो ऐसा इंटेंशन होता उनका। उसने उस बच्चे को छुड़ाने के लिए हाथ पे टैप किया तो खींचने उछने में बाई चांस लग गया। इंटेंशनली हमको नहीं लगा कि उसने थप्पड़ मारा। मैं था वहीं उनके पैर के पास में बैठा हुआ था, लोग खींच रहे थे, मुझे भी खींच रहे थे। उसके बाद हम लोगों को उठा के वहाँ से ऐसे उठा करके ले गए उधर। और सबसे बुरा उन्होंने क्या किया, जो सोए हुए बच्चे थे वहाँ पे उनको पैर से पकड़ के ऐसे फेंक दे रहे थे सीढ़ी के नीचे, जानवरों की तरह। इसका भी फुटेज है हमारे पास, कैसे मतलब कि उस ठंड में उस सीढ़ी पे से लुढ़कते हुए लोग नीचे गिर रहे थे, फिर उनको पीट रहे थे। कैमरा के सामने उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमारे कैमरा के पास है वो सारे फुटेज। उसके बाद जो एसपी अपनी स्वीटी जी थी वो चुपचाप उधर अंधेरे में खड़ी थी, वो कहीं दिखी नहीं कि मैं सामने हूँ। हम लोगों को सबसे पहले मुझे वैन में डाला, फिर बाकी जो उनके साथ में बैठे हुए थे विद्यार्थी सभी को उठा करके फेंका ऐसे जानवर की तरह हमारे उसमें वैन में। 4 बजे से 3:30 बजे वो लोग आ गए थे, 4 बजे हम लोग को वैन में डाल दिया, उनको एम्बुलेंस में डाला। उस एम्बुलेंस में 2 ही लोग थे, एक हमारे आईजी साहब थे और एक उनका गार्ड था, और बाकी 13 लोगों को एक एम्बुलेंस में डाला। फिर 112 वाली गाड़ियों में सबको 5-6 सबको भरा, लगभग 150-200 लोगों को उन्होंने भरा। हम लोगों को वहाँ से उठा करके पूरा पटना घुमाते घुमाते फतुहा से आगे उधर लेके चला गया हम लोग को। आप और प्रशांत जी एक ही वैन में थे? नहीं, अलग अलग थे। उनको रखा गया था एम्बुलेंस में। अच्छा। बिना चादर का, बिना स्वेटर का उनको एम्बुलेंस में डाला हुआ है और पटना का घुमा रहे हैं, कभी दीघा, कभी गांधी मैदान, कभी दानापुर, घुमाते घुमाते फिर एम्स ले गए। एम्स में क्योंकि सभी लोग उनके पीछे लगे हुए थे, तो देख रहे थे कि कहाँ उनको भी डर था कि क्या प्रशासन का कोई भरोसा नहीं है, क्या करे नहीं करे। एम्स ले गए, वहाँ पे मना कर दिया उनको एडमिट करने से कि ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि हम एडमिट करेंगे। फिर वहाँ से फिर मतलब लगभग 5 घंटे उन्होंने उनके एम्बुलेंस को पटना में घुमाया। एक इतना डर था कि पूरा पटना में कहीं भी उनके समर्थक और विद्यार्थी पहुँच जाएंगे। फिर उनको फतुहा लेके गए, फतुहा में भी उनको एडमिट करने से मना कर दिया। तब जा कर के वो वहाँ से कोर्ट आए, कोर्ट में जा कर के वो जमा किया सब जो उनको था। उनके पास ना कोई पेपर था कि हमको वहाँ से उठाना है, क्यों उठाना है, कैसे उठाना है, कोर्ट का आदेश है। विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स वो हमें सारा काम किया उन्होंने। फिर
वहाँ से उनको कंडीशनल बेल दिया जा रहा था। तो प्रशांत जी बोले कि नहीं हमको चाहिए कंडीशनल बेल, आप हमको जेल भेज दो। हमने ऐसा क्या किया है जो जुर्म की हम कंडीशनल बेल लेंगे। उन्होंने मना कर दिया और फिर उनको जेल लेके जाया गया वहाँ। फिर वहाँ पे तब तक में यहाँ पे हम लोगों ने फिर से रिसबमिट किया था उस एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे कंसीडर कर लिया गया, मतलब विदाउट कंडीशनल उनको बेल मिल गया, फिर वहाँ से उनको छोड़ा गया। तो एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी छवि पूरे इंडिया जानती है प्रशांत जी के बारे में कि वो क्या है, उनको इस एकदम गुंडे की तरह पूरे पटना में घुमाना और पूरा बाय फोर्स वहाँ से उठा करके ले आना, जबकि उन्होंने बोला था कि हम बैठे हैं, आप शांति से अब लेके जाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं जेल, हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। फोर्स करना था तो वहाँ पे हमने किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया, नहीं तो वहाँ पे हम हजारों समर्थक थे, प्रतिकार कर सकते थे, वहाँ पे रोक सकते थे, किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनका आदेश था कि कोई भी प्रतिकार नहीं करेगा, प्रशासन आएगी जैसे लेके जाना चाहे, हम शांति से जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भी उनको इतना डर था कि वो वहाँ पर लोगों को उठा करके फेंकना, हम लोगों को उठा करके वैन में डालना, उनको ज़बरदस्ती उठा करके लिटरली खाली पैर, आप देखेंगे वो फुटेज भी है, खाली पैर वैसे व्यक्ति को घसीट करके लेके जाना और एम्बुलेंस में डाल देना और तुरंत वहाँ से निकाल देना। ये कहाँ का कानून है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक उस छवि के व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, और जो एक गलत छवि के व्यक्ति है वो बैठ करके उनको मीडिया में गाली देते हैं। तो अब आप लोग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अभी प्रशांत किशोर जी जैसा कि आपने बताया आईसीयू में है, तो अब क्या आपका आमरण अनशन फिर से गांधी मैदान जाएगा? आमरण अनशन का जारी है। अब हम समर्थक, वो तो जारी है, बट हाँ, आप लोग हम लोग फिर से रिप्रेजेंट इसको कहाँ करोगे? वो तो बोल दिए हैं कि खत्म गांधी मैदान में ही होगा। तो कब से आप करेंगे? अभी हम लोग का मीटिंग चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, और स्टूडेंट का पूरा जितना यूनियन है, पूरे बिहार के लोग हैं, सब प्लान कर रहे हैं, और एक दिन पूरा गांधी मैदान भरना है। तो सर ये गांधी मैदान ही क्यों, मतलब कि आपने गांधी मैदान से ही क्यों शुरुआत की? गर्दनी बाग में भी तो हो सकता था ना? गर्दनी बाग में देखिए 13 दिन से बच्चे वहाँ बैठे हुए थे उस नाले पे जहाँ मच्छर काटता है, वो जगह इसलिए वैसा जगह दिया गया है जहाँ की कोई नहीं जाता है, ना ही कोई सुनना है, बोला मर जाओ करते करते कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये कहीं ना कहीं दो भाग में डिवाइड होते हुए नहीं, वही बच्चे एक विपक्ष की तरफ तो जा रहे हैं ना कि दो भाग में डिवाइड हो गया है। नहीं, दो भाग में बच्चे नहीं कहीं डिवाइड और है और राजनीति करके बच्चों का जो है पार्ट ले रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा करके दो भागों में विपक्ष तो इसको बता रही है ना। नहीं, तो वही बच्चे वहाँ से उठ करके हमारे साथ बैठे थे, और गांधी जी के पास जो बैठने का हमारा मकसद है, क्योंकि हम गांधी जी के आइडियल पे ही चल रहे हैं। हमारा जो लोगो देखिएगा उसमें गांधी जी की ही तस्वीर है, तो हम गांधी के विचारों को लेके चल रहे हैं। लाठी डंडों की सरकार हम नहीं बनाना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं कि जिस तरह अहिंसा के को लेकर के गांधी जी आगे बढ़े और अपनी, हाँ, और इसलिए हमने उनके ही जगह पे गांधी मूर्ति के नीचे ही हमने आमरण अनशन का शुरुआत किया था। और हम प्रशांत जी पीसी में बोला भी है कि ख़त्म भी हम वही करेंगे। तो वही है हमारा प्लान हो रहा है कि उस गांधी मैदान को पूर्णतः भरना है, जो आज तक नहीं हुआ है। अब वो आंदोलन होगा। देखते हैं सरकार में कितना दम है रोकने का विद्यार्थियों को। 2-4 को, 10 को, 50 को, 100 को तो आपने लाठी मार लिया, उतने डंडे कहाँ से लाओगे? हम लोग खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं कि हम भी कुछ नहीं। तो आप देख लीजिए, जब से चालू हुआ है हमारा अनशन या उसके पहले भी, कहीं भी किसी विद्यार्थी ने या किसी कार्यकर्ता ने किसी तरह का अभद्र व्यवहार किसी प्रशासन के साथ नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं किया गया जी। तो हम जब गांधी के विचारों को लेकर चले तो फिर आप डंडा क्यों चला रहे हैं? फिर अब अंग्रेजों की सरकार क्यों बन रहे हैं? सर जाते जाते एक लास्ट सवाल वैनिटी वैन पे, जो कि काफी चर्चित हुई, तो वैनिटी वैन को लेकर आपके जो वैनिटी वैन के ड्राइवर है उन्होंने कहा था कि ये तो बीजेपी की गाड़ी है, और आप कह रहे हैं कि ये वैनिटी वैन हमारी है, बहुत सारे इसको लेकर आई, लेकिन वैनिटी वैन के जो ड्राइवर थे उन्होंने कह दिया कि ये तो बीजेपी की गाड़ी है, कि बीजेपी के कोई सांसद है उनकी गाड़ी है, पहले हम वहाँ चलाते थे। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान चले जाओ उनको लेके प्रशांत जी को, तो हम आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है। आप फुटेज आप निकालिएगा। हाँ, नहीं, वो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, उस चीज को क्लियर कर दे रहा हूँ। आप फुटेज देखिएगा। 2 साल हो गए हमारे पदयात्रा को। तो ये ट्विस्ट कर रही है सर बातों को कि नहीं, सुन लीजिए, मैं क्या ये बीजेपी की बी टीम है? मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ चीज। 2 साल से वो वैन यूज हो रहा है,
हाँ। उस दिन नहीं हुआ है। अच्छा। प्रशांत जी जब से पदयात्रा कर रहे हैं, तो सर हम आपकी बातों को सही माने या फिर उस ड्राइवर नहीं की आप जो वो फुटेज देख चलाता लीजिए है? ना, हमारा जो पिछला पदयात्रा चला है हाँ। उसमें वो वैन देखा गया है। अच्छा। आप वो देखिए 2 साल 2.5 साल से वो वैन सर के साथ है। पंजाब का नंबर का वो गाड़ी है, ठीक है। वो बीजेपी की सांसद हुआ करते थे, अभी सांसद नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। जिनकी बात उन्होंने किया है कि बीजेपी, वो अभी जनसुराज में है, अच्छा। ठीक है। बीजेपी की वो सांसद नहीं है जिनके बारे में बोले होंगे, हाँ। वो बीजेपी में थे पहले, ना ही अभी सांसद हैं, अभी वो जनसुराज के साथ है। ओके। और उन्होंने जनसुराज को समर्थन दिया नाम हुआ क्या है। है उनका? उनका नाम है शेखपुरा हाउस, ये उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। जमुई के वो रहने वाले हैं, अच्छा। ठीक है। तो उनका हो सकता है, उनका हो वैन, क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन है हमारे साथ। तो हमारे पास 2.5 साल से वो गाड़ी चल रही है सर अभी के 2 पास। साल फिर 2.5 साल हो गया सर? हाँ 2.5 साल हो गया ना हमारे पदयात्रा को। अच्छा। 2 अक्टूबर 2022 से चालू है तब वो। से बीजेपी ने दिया था वो वैनिटी वैन उनको। बीजेपी क्यों देगा? अब बोलिए कि उस सांसद के घर पे रह तो रहे हैं, तो घर- बीजेपी का घर थोड़ी हो गया वो उनका अपना घर है। ट्विस्ट कर रहे हैं सर बातों को आप? नहीं, अभी मान लीजिए आपने अभी कहा- मैं बीजेपी समर्थक था, मैं बीजेपी को वोट देता था। अभी मैं यहाँ मुख्यालय में बैठा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बीजेपी का बी टीम हो गया। मैं बीजेपी समर्थक था। हर कोई व्यक्ति, आप भी किसी न किसी पार्टी को समर्थन करते होंगे। आज जनसुराज में आए तो ऐसा थोड़ी कि आप जनसुराज ही हो गए। आप जिसको समर्थन करते हैं अभी वो उस पार्टी से आप बिलोंग करेंगे। बहुत सारे हैं, कभी जेडीयू में हैं, कभी चाचा चले जाते हैं आरजेडी से मिल जाते हैं, कभी कोई कहीं चला जाता है। तो जब जो जिसका समर्थक है उस समय उसका समर्थक है, क्योंकि हर समय मान लीजिए अभी हम जनसुराज में नहीं थे, जनसुराज का इतना बड़ा कुनबा हो गया, हर कोई तो कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी पार्टी को समर्थन करता होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो आ गए तो हमारी पार्टी उसकी हो गई, तो कहीं वो ना हमारे कहीं- साथ आया है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो सांसद थे, वो अब जनसुराज में आ गए हैं। हाँ, हाँ। तब से लेकिन यहाँ पर सवाल है ना कि जब वो बीजेपी में थे तब उन्होंने वैनिटी वैन दिया था या जनसुराज नहीं, के जब साथ आया जनसुराज के आए तभी दिया है उन्होंने। अच्छा। तब से ही हैं वो हमारे साथ, और वो अपना पूरा समर्थन दिए हुए हैं हमारे साथ उन्होंने। ओके। सर तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वैनिटी वैन अब जनसुराजियों की है। तो क्या ये जनसुराजी और साथ साथ में आम आदमी और वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो भी ये वैनिटी वैन यूज करते थे? देखिए वहाँ पर हमारे बहुत सारे टॉयलेट्स थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। वो गाड़ी जनसुराज की है, और जो वहाँ लोग थे उन सभी की है, पूरे जनसुराजी की है वो गाड़ी। लोग जो अफवाह उड़ा रखे हैं, आज देखिए मुद्दा से भटकाने वाली बात है। हम अगर जो लड़ रहे हैं विद्यार्थी के लिए और विद्यार्थी हमारा साथ दे रहे हैं, तो जो विपक्ष है उस झूठ मूठ के मुद्दे को उठा करके किस नेता के पास नहीं है ये बता दीजिए। वैन हर किसी के पास है, ये अपने अपनी पार्टी का है, वो ये हमारी पार्टी का है, हम लोग यूज़ करते हैं इसको, इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, जिन्होंने वैनिटी वैन को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई नेशनल मीडिया से लेके लोकल मीडिया तक, वो अब क्लियर हो गया कि जो वैनिटी वैन है वो जनसुराजियों का है और इसे बकायदा स्टूडेंट, जनसुराजी और आम आदमी भी वहाँ जो गांधी मैदान के थे वो यूज़ करते थे। सर जाते जाते ये बता दीजिए कि आप जनसुराज में किस पार्टी में किस पोस्ट पर है? जनसुराज मुख्यालय में मैं बैठता हूँ, जिसको एक क्वार्टर पर डे बोलते हैं। बैठते हाँ हैं? हाँ, पर डे। और मैं प्रशांत जी के सारे जो वहाँ से ऑर्डर मिलते हैं, जो टीम से हमारा, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और विशेष तौर पे हम राकेश मिश्रा सर जो IPS हैं, वो अभी उनको राज्य विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। अच्छा। तो उस टीम में हूँ मैं उनके साथ असिस्टेंट के रूप में, और पूरे विधानसभा में प्रभारी बनाया जा रहा है, विधानसभा चुनाव प्रभारी, जो कि हमारे जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए काम करेंगे। तो उस पैनल में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।